आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुकू केमिस्ट्री पर। बच्चों, हम आज आगे टॉपिक पार्ट 6 पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ना, ताकि अपने को सारी चीज़ें याद आ जाए। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की और द्वितीय कोटि, इन तीनों कोटि की अभिक्रियाओं के मात्रक क्या क्या होते हैं। तो फटाफट से अपने मन में रिवाइज कर लीजिए। इतने मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है। प्रथम कोटि का क्या होता है? सेकंड इनवर्स। और द्वितीय में क्या करोगे? मोल की घात क्या है यहाँ? 1, तो मोल की घात क्या कर दोगे? -1। लीटर की घात क्या है? -1, तो यहाँ क्या कर दोगे? +1। और सेकंड इनवर्स एज इट इज। तीनों के मात्रक हमें याद हो गए। के मात्रक तीनों के क्या है। चलो, अपने पास आता है मोलिब्डेनम की सतह पर अमोनिया का अपघटन। तो मोलिब्डेनम की सतह पर मोलिब्डेनम की सतह पर फॉस्फीन का अपघटन किसकी अभिक्रिया होगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसी तरह टंगस्टन की सतह पर अमोनियम का अपघटन, ये कौन सी होगी? शून्य कोटि। सूर्य के प्रकाश में HCl का बनना, शून्य कोटि। शून्य कोटि का अगर समाकलित वेग समीकरण बताए तो क्या होता है? K बराबर x/T। अगर अर्धायु काल की बात करें तो वो कितना होता है? T½ बराबर A/2K। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अपने पास कोटि और अणु संख्यता में अंतर, फटाफट से हम इसका 2 मिनट में रिवीजन करेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। कोटि अणु संख्यता में अंतर, सबसे पहली बात घातांकों का जो योग है, सांता पदों की घातांकों का योग क्या कहलाएगा? हमारे पास कोटि कहलाएगा। A की घात 1 लिख दी, B की घात 1 लिख दी, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। अणु या परमाणु भाग लेने वालों की संख्या क्या कहलाएगी? अणु संख्यता। जैसे A+B से क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। तो कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2। कोटि कैसी होती है बच्चों? प्रायोगिक या सैद्धांतिक? कोटि हमेशा कैसी होती है? प्रायोगिक होती है। और अणु संख्यता कैसी होती है? सैद्धांतिक होती है। और यहाँ से कोटि शून्य हो सकती है, अणु संख्यता कभी शून्य नहीं होती। कोटि जो होती है ऋणात्मक भिन्नात्मक हो सकती है, लेकिन अणु संख्यता हमेशा कैसी होती है बच्चों? पूर्णांक होती है। ये 1/2 भी हो सकती है, कोटि भिन्न में हो सकती है। ठीक है। इस प्रकार से अपना रिवीजन पहले करते रहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपका नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 में अपना। तो पार्ट 6 में अपना नया टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि की बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का योग 1 होता है। ये मैंने परिभाषा बोली है। मैंने आपसे क्या कहा कि अभिक्रिया वेग समीकरण, जैसे मैंने लिख दिया है, ये अभिक्रिया वेग समीकरण है। यदि इसकी सांद्रता पदों की जो घातें अगर लग जाए, x और ये जो y है, अगर इनका योग कितना आ जाए? 1 आ जाए, तो वो कोटि कौन सी होगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। या हम कहते हैं सीधे अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती हो, तो भी क्या कहलाती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो प्रथम घात के समानुपाती हो तो भी प्रथम कोटि की। अब अगर सांता पदों की घातों का योग 1 हो जाए तो भी क्या कहलाएगी? प्रथम कोटि की। जैसे बाय एग्जाम्पल मैं ऐसा लिख दूं, R बराबर K, A की घात ½ और B की घात ½ आप जरा एक बार जोड़िए। हाफ प्लस हाफ कितना होता है बच्चों? हाफ प्लस हाफ बराबर कितना होता है? 1। इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? 1 हो गई। तो ये है अपना प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है बच्चों। चलो आगे अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। किस तरह से करेंगे? माना अभिक्रिया ए से क्या बना देंगे बच्चों? प्रोडक्ट बना दिया हमने। ठीक है। T बराबर 0 समय पर, T बराबर 0 समय पर अगर हम कहें, मतलब T बराबर 0 का मतलब है अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो इस A अभिकारक की मात्रा मैंने कितनी कह दी? A, मतलब जो प्रारंभिक मात्रा है। चूंकि T बराबर 0 है, अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, समय 0 है, तो कोई प्रोडक्ट भी अभी नहीं बना है। 0 T समय पर मान लीजिए अभिक्रिया शुरू हो गई है और समय हो गया उसको लगभग शुरू हुए 5 मिनट 10 मिनट का समय हो गया, तो 10 मिनट बाद कुछ ना कुछ अभिकारक इसमें से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कितना अभिकारक खत्म हो गया? X। और जितना अभिकारक खत्म होता है उतना ही क्या बन जाता है? प्रोडक्ट बन जाता है। तो कुछ समय बाद प्रोडक्ट की मात्रा x बन गई तथा कुछ अभिकारक की मात्रा घट गई। ध्यान रखिएगा, जितना अभिकारक घटता है उतना ही प्रोडक्ट बनता है। अब हम अभिक्रिया वेग समीकरण कहेंगे। अभिक्रिया वेग समीकरण, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता
की प्रथम घात के, क्योंकि हमें एक लगाना, घात क्यों है, क्योंकि किसकी अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसलिए हमने घात कितनी लगाई बच्चों, एक लगाई है। ठीक है, अब जब ये हमने समानुपाती का चिन्ह लगाया है तो बच्चों क्या आएगा, हमें यहाँ पर स्थिरांक लगाना होगा। वो स्थिरांक हमने क्या लगा दिया, के, तो एक की जगह ए और एक की जगह एक लगाया हमने। आगे क्या लिखेंगे, अभिकारक का वेग लिखेंगे हम, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, सांद्रता बटा समय। तो सांद्रता बटा जो समय है, इसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, किसकी सांद्रता है यहाँ पे, अभिकारक की। अभिकारक क्या है, ए है। ठीक है, समय क्या है, टी है। क्योंकि अगर तात्क्षणिक लिखे, उसी समय का लिखे, तो क्या लगाना पड़ता है, डी लगाना पड़ता है। नीचे भी क्या लगाना पड़ेगा, डी। अगर ये एवरेज होता, औसत होता, तो हम क्या लगा देते, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। मैंने किसके सापेक्ष बोली सारी बातें, अभिकारक के सापेक्ष, इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं ये सारी बातें जो ए की सांद्रता है इस समय टी समय पर, वो बच्चों कितनी है, ए है या ए माइनस एक्स है, ए माइनस एक्स। तो बच्चों हम जो ये ए हमने यहाँ से लिखा, हमें ये ए नहीं लिखना होगा। इस ए की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी। दोबारा समझ लीजिए मैंने क्या कहा यहाँ से, मैंने आपको कहा सांद्रता, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, सांद्रता बटा समय होता है। सांद्रता क्या होगी हमारी, अभिकारक की सांद्रता, जो हम अभी तक लिखते आए हैं। ठीक है, वापस से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर देखो किस तरह से होगा, सांद्रता क्या लिखते हैं अब तक हम, माइनस डी ए बटा डी टी, ए के सापेक्ष यही होगी। ठीक है, अगर हम एवरेज लिखते हैं, अगर औसत लिखते हैं तो डेल्टा लिखते हैं, नहीं तो क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। अब यहाँ पर टी समय पर कितनी है सांद्रता, ए माइनस एक्स, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी। किसके सापेक्ष है ये, अभिकारक के सापेक्ष, इसीलिए क्या लगाया, माइनस। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ इसको, माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी। चलिए एक चीज़ मैं पूछती हूँ, अगर यही मुझे प्रोडक्ट के सापेक्ष लिखना होता तो हम क्या लिखते, अगर अभिकारक ए माइनस एक्स है तो प्रोडक्ट कितना है, एक्स, तो क्या मैं यहाँ पर डी एक्स बटा डी टी भी लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर ये मान है तो मैं इसका मतलब अगर प्रोडक्ट के सापेक्ष लिखे तो मैं क्या लिख सकती हूँ, डी एक्स बटा डी टी लिख सकती हूँ। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ये जो मैंने लिखा ये इसके लिए लिखा है, आर के लिए, आर को या तो ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, ये दोनों चीज़ हो गई। अब इसके बाद हमने क्या लगाया, बराबर के की जगह के लगाया, और जो ए क्या है, अभिकारक की सांद्रता है, टी समय पर कितनी है, ए माइनस एक्स, इसलिए ब्रैकेट में क्या आएगा, ए माइनस एक्स। तो ये ए माइनस एक्स मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कुछ समय पश्चात अभिकारक खत्म हो जाता है, इसीलिए मैंने क्या लिखा, ए माइनस एक्स। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर नीचे इस तरह से लिख सकती हूँ, डी एक्स बटा डी टी बराबर के ए माइनस एक्स। आशा करते हैं चीज समझ आई होगी आपको। ये अभिकारक के सापेक्ष है, ये उत्पाद के सापेक्ष है, और ये दोनों टर्म कब लिखी है, जब अभिक्रिया शुरू हो चुकी है। तो हमने इस तरह से इसको लिख लिया है। और जो अपने पास ये जो अभिक्रिया हमने लिखी, इसको आप समीकरण क्या नाम दे सकते हैं, एक, और यही क्या है, समीकरण एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण है। देख लीजिए ये क्या है, प्रथम कोटि के लिए अवकलित वेग समीकरण। अब पेपर में भी आ जाता है अवकलित वेग समीकरण लिखिए। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, यहाँ तक हम कर चुके थे, हम x वाली पद को x के साथ लिखेंगे। तो हमारे पास हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a माइनस एक्स को क्या ले लीजिए, इसके नीचे ले लीजिए बराबर, और dt को क्या ले लीजिए यहाँ, और a माइनस एक्स को क्या ले लीजिए नीचे, और dt को इस तरह से ऐसे लिखा जा सकता है। अब इस समीकरण का हमें क्या करना है, समाकलन। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो देखिए बच्चों किस तरह से करेंगे, समाकलन करने पर तो dx अपॉन a माइनस एक्स के स्थिरांक है, इसलिए ये समाकलन से बाहर रहेगा, और dt का क्या कर देंगे, समाकलन। जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा dx अपॉन a माइनस एक्स का अपने पास समाकलन क्या होता है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ पर माइनस ln a माइनस एक्स, और जो मैथ बाय स्टूडेंट है वो डायरेक्ट लिख लीजिएगा इसे, क्योंकि मैथमेटिकल टर्म्स में सीधे इसका समाकलन क्या होता है, ln माइनस ln a माइनस एक्स। इस ln के टर्म को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि ln का मतलब क्या होता है, kt प्लस c। यहाँ तक लिख लिया हमने। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद यदि हम लिखते हैं, यदि t बराबर क्या हो, 0 हो, तो
यदि मान लीजिए टी हमारा क्या हो गया 0, मतलब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई है, तो आप देखिए यहाँ पर जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई थी, जब हमारा टी क्या था 0 था, तो क्या प्रोडक्ट की मात्रा बनी थी, तो प्रोडक्ट भी क्या था 0 था। इसका मतलब प्रोडक्ट की मात्रा क्या थी 0, और एक्स क्या है प्रोडक्ट ही तो है, तो हमें एक्स की मात्रा भी हमने क्या लिखनी होगी यहाँ पर, वो तो एक्स बराबर भी क्या होगा 0 होगा। तो अगर हम यहाँ पर ये दोनों वैल्यू इसके अंदर रखते तो बच्चों क्या आएगा, देखिए माइनस एल एन ए माइनस 0 बराबर के गुणा 0 प्लस सी, तो माइनस एल एन ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा ए बराबर के गुणा 0 क्या आएगा 0, तो 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, के गुणा 0 0 हो गया, बच क्या गया सी। इसका मतलब सी का मान आ गया हमारे पास माइनस एल एन ए। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को 2 समीकरण डाल दीजिए ताकि हमें आगे काम आ जाए। सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए सी का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, इस सी का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, रखिए इसको माइनस एल एन ए माइनस एक्स बराबर के टी माइनस एल एन ए। मैं आपको अभी एल एन का कंसेप्ट क्लियर कर दूँ तो कंफ्यूज होता रहेगा कि एल एन क्या चीज़ है। बच्चों एल एन का मतलब है यहाँ पर लघु गुणक, इंग्लिश में बोलते हैं लॉग। आपने लॉग का नाम सुना होगा, एल एन एक नेचुरल लॉग है। देखिए लॉग जो होता है वो गणनाओं के लिए प्रयुक्त होता है। मैं यहाँ स्पष्ट कर देती हूँ, एल एन क्या होता है बच्चों, ये लॉग होता है, और लॉग भी किस बेस का होता है, ई बेस का होता है। इसे प्राकृतिक लघु गुणक कहते हैं, प्राकृतिक लघु गुणक, या इंग्लिश में कह दें तो इसे क्या कहते हैं हम, नेचुरल लॉग, ये होता है एल एन। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे लिखते हैं या फिर इस तरह से लिखते हैं। जब इस लॉग को हम आधार 10 में परिवर्तित करते हैं, मतलब 10 बेस के आधार में, मतलब इसको हम इसमें चेंज करते हैं, तो ये एल एन बराबर लिखा जाता है 2.303 लॉग आधार 10। ठीक है, तो अगर हमें इस रूप में लिखना है आधार 10 के रूप में, तो 2.303 से गुणा करना पड़ेगा, और यही आधार 10 वाला लॉग ही कैलकुलेशन में काम में लिया जाता है। तो ये मैंने एल एन का आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, एल एन होता है नेचुरल लॉग। ठीक है, चलिए यहाँ से बात करते हैं माइनस एल एन ए माइनस एक्स के टी माइनस एल एन ए, कैसे होगा यहाँ पर ये। अब आगे इसको सॉल्व करें तो हम आगे देखिए, इसमें ये जो एल एन ए है इसका पक्षांतरण कर दीजिए, मतलब इसको बराबर के इस साइड ले आइए, तो एल एन ए का पक्षांतरण, मतलब इसको यहाँ से उठा के कहाँ ले आइए, यहाँ ले आइए। जब आप इसको उठा के लाएंगे तो माइनस का साइन है किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस एल एन ए माइनस एक्स प्लस एल एन ए बराबर के टी। क्लियर, अब इसको प्लस की संख्या को आगे लिख दो और माइनस को पीछे लिख दो, थोड़ा हमारा आसान हो जाए लिखना। तो एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स, क्लियर, बराबर के टी। अगर आपको लगता है समय समय पर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप ले भी सकते हैं, बाकी मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ में डाल दूंगी। अगर आप वहाँ अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो यहाँ से एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स ये हमने लिख दिया के टी। अब इसके बाद ये जो हमारा है एक रूल होता है अपना लॉग का, जो चीज़ माइनस में होती है अगर हमें एल एन एक ही बार लिखना है तो एल एन को इस तरह से लिखा, और जो अपना माइनस में है उसमें ए को ऊपर लिखा, और माइनस वाली चीज़ कहाँ जाती है, बटा में। जैसे हम घातों में नहीं करते कि 2 की घात 10 माइनस 2 की घात 20 है, तो 2 की ऐसे नहीं लिखते हम, 2 की घात 2 माइनस 2 की घात 3 है तो हम इसको ऊपर नीचे भी लिख लेते हैं। इसी तरह से हम बात करें अगर यहाँ गुणा होता तो ये प्लस भी हो जाते हैं, तो अगर माइनस है तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। यहाँ पे माइनस वाली चीज़ किस में चली जाती है, बटा में चली जाती है। लॉग के सिंपल अपने पास रूल है ये। तो ये बराबर क्या आ गया हमारा, के टी। ठीक है, अब इस मैंने एल एन को भी थोड़ी देर पहले बताया था कि एल एन को किस में चेंज करना है, आपको आधार 10 में चेंज करना है। तो इस एल एन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2.303 लॉग 10। तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिए 2.303 लॉग आधार 10 लिखो। अगर आप लिखते हो आधार 10 तो ध्यान रखिएगा बच्चों नीचे की तरफ लिखना, यहाँ मत लिख देना। अगर आपने यहाँ लिख दिया तो लॉग 10 का वैल्यू सीधे 1 हो जाएगा, इसलिए नीचे आधार के रूप में लिखना है इसको। तो 2.303 लॉग आधार 10, और बाकी जो बचा हुआ है अपना ये a अपॉन a माइनस एक्स, ये एज इट इज लिख दीजिए, a अपॉन a माइनस एक्स बराबर के टी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें केवल k का मान चाहिए क्योंकि समाकलित वेग समीकरण निकाल रहे हैं। तो 2.303 अपॉन टी को नीचे लाइए
अब मैं आधार 10 नहीं लिख रही हूँ, अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि 2.303 लिखा हुआ है, इट मीन्स ये आधार 10 वाला ही है। a माइनस एक्स बराबर के। अब ये जो हमने लिखा यही हमारा कहलाता है प्रथम कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण। इसको थोड़ा सा आपको हाथ से करके देखना होगा, वैसे कठिन नहीं है, थोड़ा आप करके देखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स बराबर के। तो यही अपना क्या है, समाकलित वेग समीकरण। ये लिख दीजिए, मैंने लिख दिया। यही प्रथम कोटि के लिए, ये पेपर में सीधे आता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण व्यंजक के व्युत्पन्न कीजिए। यहाँ पर जो ए है बच्चों, ए ध्यान रखिएगा, ये क्या है, अभिकारक की प्राथमिक सांद्रता जो शुरू में ली जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने पदार्थ लिया 10 ग्राम या मैंने पदार्थ लिया 20 ग्राम, तो वो शुरू में जो पदार्थ लिया जाता है वही क्या होता है, ए। मतलब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। और ये जो बच गया हमारे पास a माइनस एक्स, मान लीजिए मैंने ऐसे पदार्थ लिया था अपना, कितना लिया, मैंने पदार्थ लिया 100 ग्राम। कितना पदार्थ लिया, 100 ग्राम। इसमें से क्या हो गया, 20 ग्राम प्रोडक्ट बच गया। जैसे a 100 तो क्या हो गया, a प्रोडक्ट कितना बच गया, प्रोडक्ट कितना बन गया 20, तो बच कितना गया बच्चों, 100 में से 20 गया, कितना बच गया 80। तो इसका मतलब ये 80 क्या है, बची हुई मात्रा। तो इसका मतलब सीधा a माइनस एक्स क्या होता है, अभिकारक की शेष सांद्रता। अभिकारक की शेष सांद्रता, जो बची हुई सांद्रता है अभिकारक की, वही क्या कहलाती है, a माइनस एक्स कहलाती है। तो ये अपन याद, ये चीज याद रखना मेन। तो a माइनस एक्स क्या चीज होती है, अभिकारक की शेष सांद्रता, जो सांद्रता बच जाती है। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा काम आएगा अपने कि एक और a अपॉन माइनस एक्स का वैल्यू लिखना होगा, तभी कंफ्यूजन करता है कि 100 ग्राम पदार्थ है 20 ग्राम प्रोडक्ट बन जाता है, अब बताइए अभिक्रिया कितनी देर में होती है, वेग स्थिरांक का मान निकालिए। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसके। चलिए आगे हम इसकी बात करते हैं, इसका कोटि का मात्रक क्या होगा। देखिए मात्रक वैसे मैंने शुरू में रिवाइज करा दिया आपको कि इसका जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का जो मात्रक आता है वो कितना आता है, सेकंड इनवर्स। अभी याद कराया शुरू में आपको। अब हम इससे निकाल कर देखेंगे क्या वास्तव में सेकंड इनवर्स आ रहा है इससे भी। तो देखिए चलिए इसको निकालते हैं। देखिए यहाँ से मात्रक निकाल रहे हैं हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। जो इक्वेशन मैंने अभी अभी आपके सामने लिखी वही लिख रही हूँ, a अपॉन 2/3 लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। अब मुझे बताइए k की जगह क्या 2.303 का कोई मात्रक होगा, क्या 2.303 का कोई मात्रक है, नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, एक। t की जगह मैंने क्या लिख दिया, समय। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लगा दिया, गुणा लगा दिया। a क्या है, अभिकारक की सांद्रता, तो a की जगह मैंने क्या लिख दिया, सांद्रता, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता थी। a माइनस एक्स क्या थी, अभिकारक की बची हुई सांद्रता, चाहे बची हुई हो चाहे शुरू की हो, है तो सांद्रता ही, तो सांद्रता लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व करें, सांद्रता सांद्रता क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और क्या बच गया, 1/समय। अब बताइए समय को किस में रिप्रेजेंट करें, सेकंड में, तो 1/सेकंड, और सेकंड को जब ऊपर ले जाएंगे तो मात्रा क्या बन गया, सेकंड इनवर्स। देख लीजिए यहाँ भी मात्रा क्या बना, सेकंड इनवर्स। अगर ये मात्रा कहता है मिनट में बताइए तो ये मिनट इनवर्स हो जाएगा, अगर वो कहता है घंटे में बताइए तो ये घंटा इनवर्स हो जाएगा। तो बच्चों ये याद रखिएगा, वो बता देगा आपको कि मात्रा किस में लिखना है आपको समय का। जैसे आपसे नहीं पूछता है तो सेकंड लिखिए, और पूछ लेता है कि भाई इसकी गणना तो मिनट वाले मात्रक में कीजिए, मिनट के हिसाब से बताइए, तो फिर आपको मिनट लेना होगा। चलिए अब आगे देख, अब है अपना समय और सांद्रता में ग्राफ। समय और सांद्रता में ग्राफ बताने से पहले मैं ग्राफ वाली बात फिर से एक बार बताना चाहूंगी, जो मैंने आपको कल भी बताई थी। इक्वेशन 3 तरह के होते हैं, y बराबर mx, y बराबर माइनस mx प्लस c, और एक होता है y बराबर mx प्लस c। अगर अभिक्रिया का प्रारूप इस प्रकार आए तो अभिक्रिया ग्राफ ये बनेगा। अगर माइनस वाला आ जाए तो नीचे की तरफ ढाल कीजिए, और अगर पॉजिटिव वाला है तो ऊपर की तरफ ढाल कीजिए। ये जो बचा हुआ है ये क्या कहलाता है, c कहलाता है। y की जगह y एक्सिस, x की जगह x एक्सिस, और जो m है वो क्या होता है, इसका ढाल होता है tan थीटा। याद आ गई होगी बात, आशा करती हूँ। चलिए अब ग्राफ खींचते हैं। ये अपने पास इक्वेशन है, k बराबर 2.303 अपॉन t लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें ग्राफ खींचना है। कैसे खींचेंगे, किस किस में खींचना है, समय और सांद्रता में। अर्थात एक अक्ष पे तो समय आना चाहिए और दूसरे में सांद्रता। तो अक्ष पे समय और सांद्रता ग्राफ लाने के लिए एक और तो आना चाहिए समय, और दूसरी ओर क्या आना चाहिए, सांद्रता। क्योंकि जब हम ग्राफ खींचेंगे, ये देखिए, जब हम ग्राफ खींचेंगे तो इसमें एक और तो समय आएगा, एक और क्या आएगा, समय, और दूसरी ओर क्या आएगा, सांद्रता। लेकिन इस समय आप देख रहे हैं कि समय भी
बराबर के इधर है और सांद्रता भी इधर ही है। देखो बराबर के एक और क्या आना चाहिए समय, और बराबर के दूसरी ओर क्या आना चाहिए सांद्रता, क्योंकि बराबर के एक और क्या है y और बराबर के दूसरी ओर क्या है x, इसीलिए अक्ष तो दोनों ओर अलग अलग होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर हमें t और a अपॉन a माइनस एक्स में से इसको अलग करना होगा। कैसे अलग करेंगे ये देखिए, k अपॉन ये 2.303 अपॉन t वाली जो टर्म है इसको नीचे ले आइए, आ गई नीचे, और बराबर क्या आ गया log a अपॉन a माइनस एक्स आ गया। अब यहाँ से देखिए समय तो आ गया बराबर के इधर और सांद्रता आ गई बराबर के दूसरी साइड, बस यही हमने लेके आना था। अब आप इसको देखिए किस तरह से करेंगे, यहाँ पर देखिए बच्चों अब आगे हम कैसे करेंगे। इस जो अपॉन टी नीचे की तरफ जो टी लिखा है अगर मैं इसको सही से लिख दूं तो ये टी तो क्या होगा 2.303 नीचे चला जाएगा, रह जाएगा, और टी कहाँ चला जाएगा ऊपर। जब ऊपर जाएगा तो यहाँ ऐसे लिख दिया तो बराबर log a अपॉन a माइनस एक्स। देखिए और हम इसको सरल करके देखें तो k बटा 2.303 दिख नहीं रहा आपको, ये देखिए k बटा 2.303 इंटू में क्या है t बराबर log a अपॉन a माइनस एक्स। अब आप खुद अंदाजा लगाइए इन तीनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन सही बैठ रही है। ये देखिए ये वाली जो इक्वेशन है इसमें कितने पद है, 1 2 और ये 3 ही पद है। 3 पद किस किस में, यहाँ से गिनते हैं चलो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, इसी में ये इससे तुलना करके देखिए सही बैठता नहीं बैठ रहा। ये देखिए ये y ये बराबर इसमें देखिए हमारे पास ये क्या है इसका m और ये क्या है x। y अक्ष पे सांद्रता आ गई, x अक्ष पे क्या आ गया समय। ऐसा मत करते ना यहाँ से m और x लिखो, क्योंकि हमेशा जो ढाल आएगा वो k वाला ढाल होता है, और यहाँ पे समय या तो x अक्ष पे आएगा या y अक्ष पे आएगा। अब हमें पता चल गया समय कौन से अक्ष पे आएगा, इसमें x अक्ष पर आएगा। अगर हम तुलना करके करते हैं तो समीकरण बहुत आसान हो जाती है। तो बच्चों तुलना कर दी हमने इस समीकरण की से, तो y अक्ष पे क्या आ रहा है log a बटा a माइनस एक्स, तो इसके y अक्ष पर इसको लिख दो log a बटा a माइनस एक्स। इसकी x अक्ष पे क्या आ जाएगा t मतलब समय आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसका इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, एक सीधी लाइन। ये मैंने क्या खींच दी, सीधी लाइन। अब इसका जो ढाल होगा, ढाल हमेशा मैंने बताया है वो क्या होता है tan थीटा मतलब लंब और ये आधार, ठीक है। तो इसका ढाल क्या होगा, मैंने ढाल लिख दिया। ढाल बराबर क्या दिख रहा है k अपॉन 2.303, ये इसका क्या हो गया बच्चों ढाल हो गया। इस प्रकार से आप इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों चीजें मैंने आपको रिपीट करने के लिए बताई है किस तरह से आप ग्राफ समझ सकते हैं। बाकी आपको नोट करना है तो आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम आपको आगे एक ग्राफ और बताऊंगी ताकि आपका इक्वेशन क्लियर हो जाए और आपको क्लियर समझ आए। देखिए इक्वेशन अगली क्या है अपनी, log a माइनस एक्स तथा t के मध्य ग्राफ। इसका मतलब निश्चित रूप से इसके हमसे पूछा जाए तो एक और तो क्या आएगा, देखो मैं यहीं पे बना के दिखा दूँ आपको। इसकी एक अक्ष पे तो क्या आएगा log a माइनस एक्स आएगा, और t कहाँ आएगा इसकी y अक्ष पे, x अक्ष पे आएगा। तो इनके मध्य ग्राफ कैसा खींचेगा, किस इक्वेशन से इसकी तुलना होगी, ठीक है। तो देखिए अपने पास ये इक्वेशन होती है 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स बराबर kt, या फिर t इसके नीचे होता था अपना, बस सिंपल सी यही बात है। अब अपने को करना क्या है भाई, यहाँ पर a माइनस एक्स और t के मध्य ग्राफ है, तो अभी तो दोनों अलग अलग है, लेकिन ग्राफ किसके बीच में, log a माइनस एक्स। तो log ये वाली जो आपको दिख रहा है ये log a माइनस एक्स, ये एकदम क्या होना चाहिए, सेपरेट दिखना चाहिए। इसके साथ तो बहुत सारी चीजें हमें दिख रही हैं, 2.303 भी है, log भी है, a भी है, तो इसको हम सेपरेट कैसे करें। तो देखिए यहाँ से हम वही इसका log का कंसेप्ट काम में लेंगे। 2.303 जो है ये वाला अपना जो ये लिखा हुआ है, इसको तो आप पहुंचा दो इसके नीचे, तो ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ log a अपॉन a माइनस एक्स, ये जो kt है इसको तो इसमें 2.303 को तो इसके नीचे पहुंचा दो। आपको पता तो है ना मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे log a माइनस एक्स जब तक मुझे अलग से दिखने नहीं लग जाएगा बराबर की इधर साइड, तब तक हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मतलब ये जो टर्म है ना ये हमको बराबर के इधर साइड बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए। देखो अब जब तक नहीं दिखेगी तब तक करेंगे इसको डिराइव।
लॉग ए अपॉन, मैंने आपसे कहा था अगर भाग में हो, अगर माइनस में हो तो भाग कर दिया था इसको, और भाग में है तो ये देखो बटा में नहीं है, भाग में है तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मैं ऐसा लिख दूं लॉग ए माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं इसको। चलो ये अपन ने इसको ऐसे लिख दिया बराबर के टी बट्टा 2.303। आगे देखिए मुझे क्या टर्म लेनी है, लॉग ए माइनस एक्स को अलग लेना है, ये यहाँ पर आके इस लॉग ए को आप यहाँ भेज दीजिए। देखिए कैसे भेज सकते हैं, तो माइनस लॉग ए माइनस एक्स को तो यही रखा, और ये के टी अपॉन 2.303, और इसको आपने यहाँ भेज दिया तो ये माइनस लॉग ए हो गया। अब ये टर्म किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। चूंकि ये माइनस में आ रही है तो थोड़ा अच्छा से नहीं लग रहा है, अपन इसको क्या करते हैं, पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर दो, नेगेटिव से गुणा करने पर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, गुणा करोगे नेगेटिव से तो पॉजिटिव, बराबर माइनस से गुणा करोगे तो माइनस के टी बटा 2.303, माइनस से गुणा किया तो ये क्या आ जाएगी, प्लस लॉग ए आ गया हमारा। अब देखिए इक्वेशन, ये जो तीन इक्वेशन थी इसमें y बराबर एम एक्स, वाई बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी, और y बराबर एम एक्स प्लस सी किससे मेल खा रहे, पता गिन लो पहले तो इसके अंदर। ये देखो यहाँ पे प्लस लग रहा है बीच में, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक है। आगे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसका मतलब यही माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब इससे लगभग मेल खा सकती है अपनी इक्वेशन। लेकिन इसमें कितने पद है, 1 2 3 4, 1 2 3, आप तो 3 पद गिन दोगे, लेकिन 3 नहीं है बच्चों, इसमें 4 ही है। देखो कैसे 4 है, ये देखो लॉग ए माइनस एक्स बराबर माइनस के बटा 2.303, और जो टी है ये भी तो गुणा में है, ये टी प्लस लॉग ए, तो ये तो हो गया अपना क्या, वाई, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, एम, ये क्या हो गया अपना x, और ये क्या हो गया अपना c। तो y बराबर एम, सॉरी ये माइनस है तो माइनस एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन से इसकी तुलना कर दी। अब देखो ग्राफ खींचो यहाँ से इसको मैंने तो ऊपर बना दिया, अपन नीचे बना लेते, चलो कोई बात नहीं, यहाँ बना लेते, आपको सब दिख भी रहा है। y अक्ष पे क्या है अपना, लॉग a माइनस एक्स लिख दिया, x अक्ष पे क्या है अपना t लिख दिया। अब इसके बाद बच्चों यहाँ से आगे पढ़े, देखो हम आगे हमारे पास कैसा है, माइनस एम एक्स प्लस, याद आ गया होगा ग्राफ माइनस एम एक्स प्लस सी का कैसा होता है, नीचे की तरफ आते हुए। जबकि अगर हमने बात की थी एम एक्स प्लस सी की तो ग्राफ कहाँ था, ऊपर की ओर। ये देखिए एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ऊपर की ओर है ना, और माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ जो था अपना कैसा आएगा, नीचे की ओर। चलो यहाँ से इसके बाद हम कहते हैं सी कौन सी चीज होती है, इसको क्या कहते हैं, अंतः खंड, और ये कितना है अपना लॉग ए। अब इसका ढाल, ये इसका ढाल हो गया, ठीक है, ढाल, तो ढाल इसका कितना हो गया, ये मैं इसका ढाल लिख देती हूँ, ढाल है इसका माइनस के बटा 2.303। तो ये अपना इक्वेशन क्या हो गई, इसकी पूरी कंप्लीट हो गई। यही है इसका a माइनस एक्स और टी का ग्राफ। एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, पेपर में कई बार आता है कि समीकरण को देखकर पहचानिए कि ये किस का ग्राफ है। तो यहाँ से एक चीज़ बता दूँ, जिस भी ग्राफ में लॉग लिखा आ जाए या ln लिखा आ जाए तो तुरंत समझ जाइएगा वो ग्राफ किसका है, प्रथम कोटि का। और अगर ln या लॉग लिखा ना मिले तो वो ग्राफ किसका है, शून्य कोटि का। पेपर में दो ही चीज़ आती है, या तो शून्य कोटि या प्रथम कोटि। तो अगर लिखा मिल जाए कि वो ग्राफ ln लिखा मिल जाए तो वो प्रथम कोटि ग्राफ है, और ना लिखा मिले तो वो किसका ग्राफ है, वो शून्य कोटि का ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली चीज़ अपनी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद अपन पढ़ सकते हैं अर्ध आयु, अर्थात प्रथम कोटि की अर्ध आयु काल कितना होता है। बहुत आसान है बच्चों, देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए प्रथम कोटि का अर्धायु काल, कल ही मैंने आपको अर्धायु की परिभाषा बताई थी बच्चों। अर्धायु की परिभाषा क्या होती है, वह समय जिसके पश्चात अभिकारक की सांद्रता आधी रह जाए, मतलब वह समय बताना है जिसके पश्चात अभिकारक की सांद्रता क्या रह जाए, आधी रह जाए, आधा खत्म हो जाए। तो यहाँ पर अपने पास प्रारंभिक सांद्रता a है और बची हुई सांद्रता क्या है, a माइनस एक्स। इसका मतलब अगर आधा समय खत्म हो गया तो इसका मतलब प्रोडक्ट की मात्रा भी क्या रह जाएगी, आधी रह जाएगी। इसका मतलब x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, और t बराबर क्या हो जाएगा, t/2। इससे इसको रिप्लेस कर दो, t की जगह तो क्या लिख दो, t/2। एक सेकेंड, इसको हम ऐसा लिख दे 2/3 3.303, ये t/2 लिख दिया,
लॉग लिख दिया, ए लिख दिया और ए माइनस ए बाय 2 सारी चीज़ें लिख दी। चूंकि अर्धायुकाल निकाल रहे हैं इसीलिए टी हाफ को तो लिखिए इधर और के को लिख दीजिए नीचे, लिख दिया। आगे अपना लॉग और ए में से ए बटा 2 घटाने पर क्या बचेगा, चाहे तो मैं आपको उसको सॉल्व करके बताऊं या फिर डायरेक्ट लिख दूं, ए बाय 2 बचेगा। बच्चों मैं आपसे कह रही हूँ ये चीज़ देखो, 1a में से हाफ ए घटाओगे तो कितना बचेगा, चलो ए नहीं होता तो 1 में से आधा गया तो कितना बचा, आधा ही तो बचा। या चलो और सॉल्व करके बता देते, ए माइनस ए बटा 2, लघुत्तम कितना आ गया 2, तो ये 2a माइनस कितना आ गया ए, 2a में से 1 घटा तो कितना आ गया ए, तो ये कितना आ गया ए बटा 2। सीधा है, 1a में से आधा ए गया तो कितना बचा, तो 1a में से आधा ए गया तो आधा ही तो ए बचा, तो ए बाय 2 बच गया। अब आगे लिख दो टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए गुणा क्या जाएगा 2, ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल, तो टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन के लॉग 2। बच्चों लॉग 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास, यहाँ से सीधा मैं लिख रही हूँ, वो वैल्यू होती है हमारे पास 0.3010। कितनी होती है 0.3010। अब इसको सॉल्व करके देखिएगा, 0.3010 गुणा इसमें कितना आता है, इसमें आपको बता दूँ 0.693 अपॉन के आता है। और यही क्या कहलाता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। एक चीज आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें पद में ए नहीं है, जबकि अगर हमने शून्य कोटि की बात की थी तो बच्चों शून्य कोटि का जो हमारा फॉर्मूला था वो टी हाफ बराबर क्या था ए बाय 2 के, मतलब प्रारंभिक सांद्रता उसके अंदर थी, जबकि प्रथम कोटि में ए नहीं है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं प्रथम कोटि का अर्ध आयु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसको अब मैं आके आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी पूरा इसका डिटेल कि यह क्या होता है। बच्चों एक चीज़ मैंने आपको यहाँ से शुरू करी है, यहाँ से चलो उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। अभी इतना तक आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। धन्यवाद।